नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद के लिए आप लोगों ने देखा आवेदकों की संख्या बहुत ही कम है। और सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होगी वह एएनएम की होगी। एएनएम की परीक्षा सबसे पहले ही होगी, वो भी जो है जहाँ तक है कि मई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। 20 अप्रैल तक आप लोगों को एडमिट कार्ड और न्यू नोटिफिकेशन परीक्षा के संबंध में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों शेयर कर देंगे तो यह न्यूज़ और यह प्रैक्टिस सेट सभी भाई बहनों तक पहुंच जाएगा। जो भी एएनएम बहनें यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, आवेदक आप लोग देख ही रहे हैं कितने आवेदक हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, एक लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस व्याधि को डायलिसिस से ठीक नहीं किया जा सकता है? किससे नहीं करते हैं दोस्तों? अल्प हीमोग्लोबिन जो होता है उससे हम ठीक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सामान्य औसत फुफ्फुस धमनी दाब। ठीक है दोस्तों, सामान्य औसत फुफ्फुस धमनी दाब पूछ रहा है तो कितना होता है दोस्तों? 15 से 20 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, आप लोग को बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप लोग को आए वही क्वेश्चन आप परीक्षा में करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 यानी 0.25 नंबर जो है आप कट सकते हैं, जो कि परीक्षा में प्रस्तावित नोटिफिकेशन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हृदय पेशीय रोध गलन में ईसीजी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होता है दोस्तों? यशटी खंड उत्थापन में। सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका क्या होगा? सामान्य कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा 150 से 200 mg/dl में होता है। मानक जरूर याद रखिएगा। नाखून के चारों ओर के ऊतकों में सूजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पैरोनाइसिया जो है, जो नाखून के चारों तरफ सूजन होता है उसमें जो ऊतक होते हैं उसको हम पैरोनाइसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है। छठे में क्या पूछ रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है? AIDS अक्सर पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी, आप लोग एड्स का फुल फॉर्म भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इसमें पूछ रहा है एड्स का लक्षण कौन संकेत करता है? CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल पर mm³ जो है यही होता है, यही जो है एड्स का संकेत करता है। जांच जब होती है उसमें यही पता चलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बढ़ी हुई अंतरा कपाली दाब ICP के चिकित्सीय प्रबंधन में शामिल है। तो क्या होता है दोस्तों? जो अंतरा कपाली दाब होता है उसमें जो चिकित्सीय प्रबंधन होता है उसमें मैनिटॉल का एक इंजेक्शन आता है, वही इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बुखार, सिरदर्द व गर्दन की अकड़न प्रारंभिक लक्षण है। तो क्या है दोस्तों? मस्तिष्कावरण शोथ जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इंसुलिन इंजेक्शन का उपयुक्त आकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन आता है दोस्तों, इंसुलिन सिरिंज आती है, इंसुलिन इंजेक्शन जो आता है तो उसका उपयुक्त आकार पूछ रहे हैं। तो क्या होता है? 25G 5/8 लॉन्ग, यही होता है। इसको रट लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। 5 ml सिरिंज, 2 ml सिरिंज, 3 ml सिरिंज और इंसुलिन इंजेक्शन, ये सब पूछा अक्सर जाता है दोस्तों। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अक्सर आपको जो है जो इंट्राकैथ होता है लाल होता, गुलाबी होता है और पीला होता है, नीला होता है, इन सब का कलर आपको जो है, जो कलर देखने के बाद इसमें पूछा था साइज इसकी बताइए, तो उसमें 18, 20, 22, 24 इस नंबर का जो है इंट्राकैथ आते हैं। तो ये सब भी नंबर याद रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10 में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी जेड ट्रैक नर्सिंग उपचार के संबंध में सत्य है? तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंजेक्शन के पश्चात प्रविष्ट स्थल को जोर से रगड़ना। ये देखिए, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहाँ की जो स्थल होता है उसको जोर से रगड़ना, ये सब रगड़ा नहीं जाता है, ये जो है बहुत आराम से सहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन की से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और काफ़ी स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर पड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, एएनएम के मिलेंगे, जीएनएम के मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? सूखा रोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
ट्रैकियोस्टॉमी के दौरान चूषण करते समय चूषण का समय इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बढ़ी हुई अंतराक्ष दाब द्वारा प्रकट होती है? क्वेश्चन नंबर 13 किससे होता है दोस्तों? काला मोतियाबिंद जो होता है उसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है ब्रैंडन स्केल का प्रयोग इनमें से किस खतरे को आंकने में किया जाता है? दोस्तों अक्सर स्केल भी पूछे जाते हैं, स्केल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो एक ब्रैंडन स्केल भी है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो किस खतरे के आंकने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? दाब अल्सर को जाँचने में। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा जठर निर्गम संकुचन का प्रत्यक्ष लक्षण है? तो कौन सा है दोस्तों? प्रचेफी उल्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है लाल वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग क्रमशः होता है 40% तथा 10 लीटर पर मिनट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा निष्कासित करना इसमें से किसका संकेत है? तो किसका संकेत है दोस्तों? हिर्शस्प्रंग रोग। अगर दोस्तों हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश टर्म तुरंत उठा लीजिएगा। इंग्लिश में बहुत अच्छे से कुछ टर्म होते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। पूछ रहा है प्रथम बार गर्भवती महिला ने, मतलब जिसको प्रेमी ग्रेविडा हम कहते हैं, प्रथम बार जो पहली गर्भवती महिला होती हैं प्रथम बार, ने यह सूचना दी कि उसका अंतिम मासिक धर्म 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ तथा 20 जनवरी को समाप्त हुआ। नैगेल के नियम के अनुसार महिला की संभावित प्रसव तिथि क्या होगी? दोस्तों देखिए, जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, उसी के अनुसार जो है हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का अनुमान निकालते हैं, कितने महीने में कितने दिन में ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा दोस्तों? इसमें 20 जनवरी को समाप्त बता रहा है, तो क्या होगा आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद जो है आप 9 मंथ प्लस 7 डेज माइनस 7 डेज उसमें आप कर सकते हैं। तो ये अगर प्लस 7 डेज या 22 अक्टूबर आ रहा है या माइनस 7 डेज, तो आप लगा सकते हैं 22 अक्टूबर। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी खास दवा के प्रति गंभीर एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 19वां है दोस्तों। तो किसी खास दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को हम कहते हैं तीव्र गाहिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। जिगर का सिरोसिस विकार का एक प्रमुख कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? अति मदिरापन। जो लीवर सिरोसिस होता है, जो ज़्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो अति मदिरापन जो है लीवर सिरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 में पूछा निम्नलिखित में से कौन मधुमेह रोग का एक नैदानिक प्रत्यक्षीकरण नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है, देखिए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और हाइपरग्लाइसीमिया भी सही है, लेकिन हाइपरनेट्रोपिमिया जो होता है यही नहीं होता है शुगर में। क्वेश्चन नंबर 22 में दूर की दृष्टि का आकलन इनमें से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो किससे करते हैं दोस्तों? स्नेलन चार्ट जो होता है उसी से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। जीभ की सूजन को हम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब जीभ में सूजन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोसिटिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। उदक मेह इनमें से किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है दोस्तों? एंटी डायूरेटिक जो होती है उन्हीं की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। नवजात शिशुओं हेतु निम्नलिखित में इसमें से नवजात शिशुओं हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले अंतःशिरा कैनुला का आकार। देखिए दोस्तों, अभी मैं पूछा था ना कैनुला की मैंने बात किया था, जो अब पूछ रहा है नवजात शिशु की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25, तो कौन सा होगा दोस्तों? 24 नंबर, जो पीला कलर का आता है वही नवजात शिशुओं को इंट्राकैथ यानी कैनुला यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। लेड विषक्तिकरण को कहते हैं, लेड विषक्तिकरण को हम क्या कहते हैं? प्लम्बिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रीएक्लेम्सिया में सबसे उपयुक्त औषधि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीएक्लेम्सिया मतलब है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, यानी जब गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्री एक्लेम्सिया। अब प्री एक्लेम्सिया में हम कौन सा इसमें औषधि इंजेक्शन यूज करते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसी को हम ज़्यादा यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करना है वो अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप लोग को जरूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। कंठशूल रोग पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी दवा जीभ के नीचे प्रविष्ट की जाती है?
तो कौन सी दवा होती है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन। अक्सर प्रीएक्लेम्सिया में क्या होता है दोस्तों, माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है, क्योंकि बीपी जब बढ़ता है प्रीएक्लेम्सिया में तो बच्चे को फीडिंग, मतलब बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, फीडिंग नहीं मिल पाती है, बच्चे का जो है पोषण नहीं मिल पाता है, तो उससे बच्चा ग्रोथ करना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। अक्सर प्रीएक्लेम्सिया केस में हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्प्लेनेक्टोमी में होने वाली परेशानी है? क्वेश्चन नंबर 29 तो कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय शोथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। पार्किंसन रोग का कारण है। पार्किंसन रोग का कारण जो होता है मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को की क्षति जो होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। उच्चारित शब्दों को बोलने तथा समझने में होने वाली असमर्थता को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह सब टेट वगैरह बीएड वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उच्चारित शब्दों को, क्वेश्चन नंबर 31 है, बोलने तथा समझने में होने वाली असमर्थता को हम कहते हैं एफेसिया कहते हैं। आज जहाँ सब आ जाए दोस्तों वहाँ सब साइलेंट हो जाता है, मतलब गूंगा मान के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड शोर की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। एपेंडेक्टोमी शल्य चिकित्सा, जो इसमें पूछ रहा है एपेंडेक्टोमी शल्य चिकित्सा शल्य क्रिया से पूर्व इनमें से कौन सी तैयारी नहीं करने की आवश्यकता होती है? तो कौन सी नहीं करना होता है दोस्तों? एनीमा टेस्ट जो है नहीं किया जाता है, और बाकी सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की पहचान करने की सबसे विशिष्ट जांच विधि है? उद्योग की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सी है? EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, मस्तिष्क की बात है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक, प्रोटॉन पंप इन्हीबिटर के रूप में कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 35 तो कौन करता है दोस्तों? पेंटापराजोल, जो गैस की दवा होती है वह पेंटापराजोल जो होता है वो प्रोटॉन पंप इन्हीबिटर औषधि है। पेंटापराजोल, पेंटाबडी ये सब जो आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों आप लोग से, अगर हिंदी टर्म ना समझ में आए तो इंग्लिश जरूर उठाइए। इंग्लिश बहुत अच्छे से कभी कभी टर्म समझ में आ जाते हैं। अब जैसे मुझे तो इंग्लिश टर्म ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? पेचिस। क्वेश्चन नंबर 37 है। गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है? जो सांस लेने में दिक्कत होती है उनको कैसे बैठाया जाता है? तो बहेलिया अवस्था, ये भी एक अवस्था होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है। मस्तिष्क स्तंभ की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो कौन सा परीक्षण करते हैं? शीतल कैलोरिक परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मनिलीकरण होता है? तो क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 में जात विष्ठा। अब इसको अंग्रेजी में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। गर्भाशय ग्रीवा का बैगनी नीला रंग है। गर्भाशय ग्रीवा का जो होता है बैगनी नीला रंग है दोस्तों, किसके कारण है? ये चैडविक किन इसको बोला जाता है, नीला रंग जो होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। गर्भावस्था की दूसरे छमाही के दौरान प्लेसेंटा का समय पूर्व अलगाव होने से तेज रक्तस्राव होता है, जिसे हम कहते हैं असंबद्ध नॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर प्रसवोत्तर रक्तस्राव में रक्त की हानि होती है, जो कितने से अधिक अधिक है? 500 मिलीलीटर जो होता है दोस्तों, मतलब आधा लीटर अगर खून डिलीवरी के दौरान अगर गिर जाए तो PPAP पोस्टमार्टम हेमरेज की चांसेज हो जाते हैं, पेशेंट एनीमिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। गहरी शिरा धनास्रता के विशिष्ट लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? इसमें से सभी होंगे। मांसपेशियों की पीड़ा, हीमन संकेत, सूजन, ये सब DVT जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क मनुष्य के कर्ण कैनाल की पिन्ना को किस प्रकार खींचकर सीधा किया जाता है? तो किस तरह करते हैं? ऊपर एवं पीछे की ओर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को रोक दिया जाता है जब रोगी की पल्स 60 स्पंदन मिनट से कम होती है? इसमें से जब अगर पल्स रेट 60 से कम हो जाए तो इसमें से कौन सी दवा हम रोक देते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 तो जो डाइजॉक्सिन होता है दोस्तों, डाइजॉक्सिन
दवा होती है उसको हम रोक देते हैं अगर पल्स 60 से नीचे है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, एनीमा देते समय निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। एनीमा जानते ही हैं, डिलीवरी में भी यूज करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अक्सर ये होता है कि कभी ज़्यादा जो है लैट्रिन वगैरह होने लगती है तो उससे परेशानी होती है डिलीवरी में, तो इसीलिए एनीमा देकर पहले ही जो है सब कुछ साफ़ कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है तब भी एनीमा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी पेशेंट को ही एनीमा दे सकते हैं, किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं जिनका जो है लैट्रिन टाइट हो, मल टाइट हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, दर्द होता है लैट्रिन होने में, उन सबको भी एनीमा दिया जाता है। अगर 5-6 दिन लैट्रिन हो गई हो, 5-6 दिन हुआ हो और रुकी हो लैट्रिन, तो भी एनीमा से आप निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 में पूछ रहा है एनीमा के बारे में। तो कैसे, किस पोजीशन पर हम लेटा सकते हैं। तो बाईं ओर पार्श्व अवस्था में लेटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अग्नाशय शोथ में निम्नलिखित में से किस औषधि को ना लेने की सलाह दी जाती है। जो अग्नाशय शोथ होता है तो उसमें जो है कौन सा दोस्तों, मार्फिन। अक्सर आप लोग ये भी बताइएगा कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको किस पोजीशन पर लेटाया जाता है, उसको क्या सलाह दी जाती है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए आपको किस पोजीशन पर जो है लेटना चाहिए जब भी आप रेस्ट लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48, HIV रोगी की सैया की चादर को विसंक्रमित। क्वेश्चन नंबर 48 से दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि HIV रोगी की सैया की चादर को विसंक्रमित करने हेतु किस औषधीय घोल का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं। तो कैसे किया जाता है दोस्तों, मध्य कक्षीय रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन शिशुओं में अंतरपेशी इंजेक्शन देने का सबसे उपयुक्त स्थान है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों, वेस्टस लैट्रेलिस जो होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, यदि 4 घंटे में रिंगर लैक्टेट का 500 ml का इंजेक्शन देना हो तो प्रति मिनट कितनी बूंदें ड्रिप द्वारा देनी होगी। मतलब जो आरएल जो बॉटल होता है आपको 500 मिलीलीटर देना है 4 घंटे में, तो कितना होगा। तो आप ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कितना देना होगा। इसमें से दोस्तों आपका जो है 42 बूंद जो है प्रति मिनट के हिसाब से चलेगा।